हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सागर और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कॉस्टिंग के प्रकार के बारे में। सो बेसिकली आप कॉस्टिंग इंजीनियर एज अ पोस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है। तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि आप जो कॉस्टिंग में काम करते हैं वो किस किस टाइप्स में आती है। कभी कभी उसमें शुल्ड कॉस्टिंग होती है कि जैसे मैंने 5 लोगों को मेरा ड्राइंग भेज दिया और मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा पार्ट बनाना है और मुझे इसकी कॉस्ट निकाल के दीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वो मशीन्स मेरे खुद का है और मुझे किसी ने ड्राइंग भेजा और कंपोनेंट का ड्राइंग भेजा और कोई मुझे कहा कि मुझे ये पार्ट आपके यहाँ पे कितने में बन के मिलेगा। तो मैं उसको मेरा कोटेशन सेंड करूँगा, मैं उसको मेरी प्राइस सेंड करूँगा। तो इस प्रकार की भी कॉस्टिंग होती है। और कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। मतलब एक्टिविटी मतलब आप जो एक प्रोजेक्ट रहता है उस पर कभी किसी ने काम नहीं किया ना, उसके उसके आज तक किसी ने पार्ट्स बनाए हैं ना कंपोनेंट बनाए हैं और ना कि आज उनको इसकी प्राइस फिक्स है। तो जो एक्ट और उनको कन्फ्यूजन भी है कि ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो एक्टिविटी के द्वारा उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब उसको रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करना, उसका एक्चुअल में मशीनिंग करना, उसमें कितना टाइम आता है, फिर उसके पैकिंग में कितनी कॉस्ट आती है, फिर उसको मार्जिन कितना ऐड करेंगे, उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कितना लगेगा, उसको टूलिंग कॉस्ट कितना लगेगा, उसका ओवरहेड, उसके हिसाब से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम करते हैं। और एक प्रकार है टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग। टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट है उसका टारगेट मिल जाता है कि इसको ये जो प्रोडक्ट है ये 8 रुपये का है, 10 रुपये का है। तो फिर आपको वो प्रोडक्ट का प्राइस 8 रुपये कैसे आया, उसमें उसमें सामने वाले ने कितना मार्जिन ऐड किया है, कितना प्रॉफिट ऐड किया है, कितना ओवरहेड ऐड किया है, और वो प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉफिटेबली रन हो रहा है। तो उस कॉस्टिंग का जो ब्रेकअप निकालते हैं उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट है और आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, समझो मुझे पानी की बोतल बनानी है, लेकिन मार्केट में इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो पानी की बोतल बना के उसमें पानी डाल के बेच रहे हैं। तो मैं क्या नया इसमें ऐड कर सकता हूँ जो मुझे इसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी, जो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे और मेरा बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। तो इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। सो टारगेट कॉस्टिंग, शूल्ड कॉस्टिंग, हीरो बेस्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो ये 4 कॉस्टिंग के मेन मेन टाइप्स है जो जो कि आपको यूजुअली इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग कॉस्टिंग तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि मैं किस बेसिस पे कॉस्टिंग कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार के कॉस्टिंग कर रहा हूँ। जो पहले से आ रहा है, मतलब कोई कंपनी में अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई एक्सेल फॉर्मेट है तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करके आप डाल देते हो उसका साइज, उसका लेंथ, उसके साइकिल टाइम, और आपको कॉस्टिंग, आपको उसका सेलिंग प्राइस मिल जाता है। लेकिन आप उस प्रकार में आप कौन से टाइप का कॉस्टिंग कर रहे हैं ये उनको खुद को पता नहीं रहता। सो उनको ये अवेयरनेस आने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए मेरा ये वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। मेरा जितना नॉलेज है, मैं जितना थोड़ा बहुत सीखा हूँ, मैं वो सब आपको शेयर करूँगा। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो बेसिकली ये तो मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया कि कौन सी कॉस्टिंग होती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन और ज़्यादा करके बताऊँगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जीरो बेस्ड कॉस्टिंग से। जीरो बेस्ड कॉस्टिंग, जीरो बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब है कि समझो मुझे अपना कोई शॉप डालना है या फिर मुझे कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है जिसमें मुझे लगे कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं प्रॉफिटेबली ये रन करके और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मैंने कोई सीएनसी मशीन लिया, वीएमसी मशीन लिया, तो मैंने चलो सब स्टफ स्टार्ट किया। तो मेरे पास ना कोई प्रीवियस डाटा है, ना कोई
उसका नॉलेज है कि मशीन कैसे चलता है, क्या नहीं चलता है, उसका टूलिंग कितना लगता है ये मुझे मालूम नहीं है, उसका रिजेक्शन रेट क्या है ये भी मुझे पता नहीं है, उस पे प्रॉफिट कितना ऐड करना है वो भी मुझे पता नहीं है, उसका मशीन का पर आवर का कॉस्ट एमएचआर एमएचआर कितना है वो भी मुझे पता नहीं है। मुझे रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो खैर मार्केट में अवेलेबल रहता है, किसी को भी आप दो तीन कस्ट रॉ मटेरियल के सप्लायर से बात करो तो वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ओके, तो ये मैंने अभी सेटअप स्टार्ट किया है। मैंने एक सीएनसी मशीन लिया है, दो मिलिंग मशीन लिया है, मैनुअल ड्रिलिंग मशीन लिया है। तो अभी अभी एक सिनेरियो आता है कि मेरे पास कोई लोग जो कि मेरे कस्टमर होने वाले हैं या फिर है कस्टमर होने वाले हैं, वो मेरे पास ड्राइंग लेके आते हैं कि सर जी ये मुझे आपके यहाँ से ये पार्ट बनाना है, तो मुझे इसके रिगार्डिंग कितना प्राइस पड़ेगा और ये आप मुझे कितने में बना के दे सकते हैं। तो मैं तो नया हूँ, तो मैं अभी मुझे तो कैलकुलेशन करना है। तो ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे, जो आप ये कॉस्टिंग निकालेंगे, उसको कहते हैं जीरो बेस कॉस्टिंग, जीरो बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें आप में स्क्रैच में से आप पूरा डाटा निकालते हैं और आप उनको आपकी फाइनल प्राइस देते हैं। तो hero based costing builds the cost of a product from absolute scratch, starting from zero, with no reference in with no reference to historical prices of supplier codes. Every element of cost is individual, calculated using engineering data, machine parameter, material properties, and time studies. Nothing is assumed, everything is justified. So उसका कोर ये जो उसकी डेफिनेशन थी कि आप स्क्रैच में से आपको पूरा कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है। तो उसका कोर प्रिंसिपल जो क्या है वो फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस मशीनिंग कॉस्ट प्लस टूलिंग कॉस्ट प्लस ओवरहेड प्लस प्रॉफिट। ये सब आपको इंडिविजुअली अलग अलग एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं और आखिरी में इनको जोड़कर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप वन, आपको पहले इसका रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो ड्राइंग आया है, आपके पास जो कंपोनेंट कस्टमर ने दिया है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल साइज कितना लगेगा। समझो एक शाफ्ट है तो उसके लिए कितने का डाया का मार्केट में स्टैंडर्ड डायमीटर अवेलेबल है, उसका लेंथ कितना लगेगा, उसको एक्स्ट्रा लेंथ कितना रखना है, 2 mm रखना है फेसिंग के लिए या 4 mm रखना है, उसका जो डायमीटर है वो अपने ड्राइंग के हिसाब से कितना mm ज़्यादा रखना है वो आपको निकालना है। और उसके हिसाब से आपका कंपोनेंट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, और उसमें और एक फैक्टर आता है स्क्रैप कॉस्ट। मतलब जब आप फिनिश करेंगे कंपोनेंट, उसका जो स्क्रैप आएगा वो, हालांकि जो रॉ मटेरियल का रेट है पर केजी के वेट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो उसका रेट कम रहता है, लेकिन फिर भी आपको वो स्क्रैप का रेट उसमें से माइनस करना है। मतलब मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट हुआ 100 रुपीज़ हुआ और मेरा स्क्रैप का कॉस्ट 20 रुपये हुआ, तो मुझे वो 100 रुपीज़ में से 20 रुपये माइनस करके 80 रुपये रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड करना है। अगर ज़्यादा आपने ऐड किया और समझो आपने स्क्रैप का कॉस्ट ऐड नहीं किया, तो आप मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं हो सकते। आपकी कॉस्ट उनके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बैठ सकती। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट जो है
आपको वो एक एक रुपये को ध्यान में रखकर अपना प्रॉफिट, उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट छोड़ दें, आपको अपने प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है और आपको जो है उसकी सही से कॉस्टिंग भी करनी है। और ये भी नहीं कि आप चलो, कस्टमर जो है वो हर जगह पे जाके आता है, वो जैसे आपके पास ड्राइंग लेके आया है, कंपोनेंट लेके आया है, प्रोडक्ट लेके आया है, वैसे ही वो आपके अलावा और 5 6 10 लोगों के पास गया है। उस इसीलिए कंपटीशन मार्केट में बहुत है, इसलिए आपको उसका जो प्राइस है वो एकदम रिजनेबल लगाना है। ये नहीं कि आपने बहुत हाई लगाया, कम लगाया, और ये भी नहीं कि आप वो लॉस में कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए। आपके पास जितना स्किल रहेगा, जितना मशीनिंग के मार्केट के बारे में नॉलेज रहेगा, उतना ही आपको वो बिजनेस में फ़ायदा देगा। तो रॉ मटेरियल में से आपको स्क्रैप का जो कॉस्ट है वो माइनस करना है, और वो जो आपका नेट नेट रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो स्टेप 2, मशीनिंग कॉस्ट। तो अगर आपका शाफ्ट है तो वो शाफ्ट को जाहिर है कि मैनुअल लेथ लगेगा, उसको सीएनसी मशीन लगेगा, या फिर चाहे तो आप एक डायरेक्ट सीएनसी मशीन पे ही काम कर सकते हैं। तो उसको उसका कॉस्ट है वो आपको निकालना है। उसके लिए आपको लगेगा उसका वो शाफ्ट का साइज़ क्या है, उसका लेंथ क्या है, वो कौन सी मशीन पे उसका काम होगा, उसको वो कौन सी मशीन पे काम होगा, वो मशीन का कॉस्ट क्या है, मशीन हावर रेट क्या है, मशीन को इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, उसका जो उस पे जो काम करेगा ऑपरेटर, उसकी सैलरी क्या है, मशीन पे लोन कितना है, मशीन कितना आपकी जगह कंज्यूम करता है, और मशीन का प्रोग्रामर का सैलरी क्या है, उसका उसके ऊपर जो एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या लगेगा। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो हालांकि ओवर हेड में आता है, लेकिन मशीन हावर रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सब कॉस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, टूलिंग का कॉस्ट, कंज्यूमेबल कॉस्ट, कूलेंट की कॉस्ट, कॉटन वेस्ट की कॉस्ट, पूरा आपको कैलकुलेट करना है जीरो में से। और इंश्योर इंश्योर कीजिए कि कोई भी कॉस्ट आपकी छूट ना जाए। ओके। सो आपको मशीनिंग का साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है। आपको उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला उसको वीसी फीड रेट, और उसके रॉ मटेरियल के हिसाब से आपको पैरामीटर ऐड करने हैं। उसका उसका हिप टॉप कट क्या रहेगा, आरपीएम क्या रहेगा, उसको कितना ऑपरेशन में आप बनाएंगे, सेटअप 1 में, सेटअप 2 में, या फिर उसको 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। अगर वो कंपोनेंट में क्रिटिकली ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो शायद आपको ग्राइंडिंग मशीन भी यूज़ करनी पड़ सकती है। अगर आपके पास ग्राइंडिंग नहीं है तो बाहर आप उनको अपनी ड्राइंग सेंड करके बाहर से सब कॉन्ट्रैक्टर का प्राइस ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास रहा तो उसकी कॉस्ट आपकी कम आएगी, और आप वो कंपोनेंट को पाने में बाकी लोगों से ज़्यादा आगे रहेंगे। सो सेकंड था ये मशीनिंग टाइम और प्रोसेस टाइम और प्रोसेस कॉस्ट। ओके। तो मैंने आपको कहा कि मशीन हावर रेट कैलकुलेट करने के लिए मशीन का कॉस्ट, पावर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटर वेजेस, फ्लोर स्पेस, आपकी मशीन एक दिन में कितना शिफ्ट रन करेंगी, एक साल में कितना घंटा काम करेंगी, कितना टाइम बंद रहेंगी, वो सब कैलकुलेट करने के लिए मशीन हावर रेट आपको निकालना ज़रूरी है। मशीन हावर रेट का मैं आपको अगले वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में मैं आपको मशीन हावर रेट पूरा एक साथ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा। सो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है उसका टूलिंग कॉस्ट। ओके। अभी सीएनसी में टूलिंग कॉस्ट कौन सा यूज़ होता है? बोरिंग बार, ओडी टर्निंग टूल, ड्रिलिंग टूल, उसको इंसर्ट लगते हैं, CNMG, CCMT, उसको ड्रिल लगता है कार्बाइड का, स्टील का। तो वो ड्रिल कितने टाइम चलता है, उसका रॉ मटेरियल का ग्रेड क्या है, तो उसके हिसाब से वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर उसका जो डाटा है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर एक साल में हमें कितना टूल लगा,
फिर अब हमारा कितना सेल होने के बाद कितने रुपए की टूलिंग की कॉस्ट लगी, उसके हिसाब से हम परसेंटेज ऐड करके टूलिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक महीने का भी, अगर एक महीने में आपने कितने प्रोडक्ट बनाए, कितना टाइम मशीन चली, और कितने टाइम मशीन चलने के बाद कितना रुपीज़ का आपने को टूलिंग लगा, तो वो अपन वो हम टूलिंग पे एमोटा टूलिंग पे वो हम कंपोनेंट पे लगा सकते हैं, और वो मशीन वो हम प्रोसेसिंग कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो ये था अपना फोर्थ स्टेप जीरो कॉस्ट बेस्टिंग में से। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टेप 5, ओवरहेड। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ये क्या है, ओवरहेड मतलब क्या। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो कभी चेंज नहीं होता। अगर आपकी मशीन चली या अगर आपकी मशीन नहीं चली, आपको बिजनेस मिला या नहीं मिला, उसका फिक्स कॉस्ट है, कुछ भी लेना देना है नहीं है। तो ओवरहेड जो है वो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट में काम करता है। तो ओवरहेड में क्या क्या आता है? ओके गाइस, थोड़ा मुझे स्टैमरिंग का इशू है, तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। सो ओवरहेड में क्या आता है? तो ओवरहेड में आता है एडमिन की कॉस्ट, क्वालिटी चेक करने वाले की कॉस्ट, जो हम यूटिलिटीज़ मतलब जो हम पीसी यूज़ करते हैं, जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो हम प्रिंटर पेपर यूज़ करते हैं, जो हम लाइट यूज़ करते हैं ऑफिस के लिए, सिर्फ शॉप के लिए नहीं। और जो हम मार्केटिंग में अपना पैसा डालते हैं, या फिर लोगों को इंसेंटिव देते हैं, सेल्स का प्रमोशन करते हैं। आपको अगर आपको कोई सेल्स पर्सन है, वो बाहर मार्केटिंग के लिए जा रहा है, तो उसका ट्रेवलिंग का कॉस्ट, उसका रहने का कॉस्ट, उसका खाने का कॉस्ट, उसका पेट्रोल का कॉस्ट, उसकी बाइक अगर है, बाइक पे जा रहा है, तो उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसका पेट्रोल का कॉस्ट, और आपके जो MCCI के सर्टिफिकेट है, तो उसका जो मेंबरशिप कॉस्ट है, वो भी आप ओवरहेड में ऐड करते हैं। और जो बाकी का जो मेंबरशिप है, या फिर कहीं आप अपने शॉप पे, वो मतलब ये जो कॉस्ट है जो कि फिक्स नहीं है, जो कि हर हर एवरी कंपोनेंट पे उसको ऐड करना ही करना है। क्योंकि अगर आपके पास सेल्स का मार्केटिंग का अगर कोई आदमी नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो से आपका सेल अच्छा नहीं होगा। सो सो दैट्स वाई ये जो प्राइस है वो आपकी ऐड होती है ओवरहेड्स में। और इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप्स है प्रॉफिट मार्जिन। ओके, सो प्रॉफिट मार्जिन जो है, इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी तक आपने स्टेप 5 तक कैलकुलेशन की है। ओके, जो भी आपने स्टेप 5 तक कैलकुलेशन की है, उस पे आप परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंपोनेंट सिंपल इजी है, ODID टर्निंग है, उसको उसका टोलरेंस एक्यूरेसी 1 mm के आगे है, या फिर 0.5 के आगे है, जिसको कोई ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दो मिनट गाइस, मेरा अलार्म बज रहा है, तो मैं थोड़ा बंद करके आता हूँ। सॉरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो हम कहा थे, वेट, हाँ, प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कैसे करते हैं जीरो बेस्ड कॉस्ट में? एक्चुअली वो कंपोनेंट के एक्यूरेसी के हिसाब से, उसमें जो पैरामीटर है उसके हिसाब से, उसकी जो क्रिटिकलिटी है उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट मार्जिन उस पर डिसाइड करना है। ओके, जस्ट आप कॉमनली 3 भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं।
अगर बहुत ही ज़्यादा सिंपल जॉब रहा तो उसको 10 या 15% उसको प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। अगर थोड़ा मीडियम जॉब रहा, समझो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी है, ज़्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है, उस पर आर वैल्यू भी मेंटेन है, कुछ 0.1 में टॉलरेंस है, तो आप उसको 20% के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपको आपको कंपोनेंट में या फिर प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना है, 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन ग्राइंडिंग की ज़रूरत है, उसका HDNT 10 माइक्रोन में कंट्रोल है, पैरेलिज्म कंट्रोल में है, उसका आर वैल्यू 0.2 0.4 में मेंटेन करना है, तो आपको वो उसको 30 से 35% भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये जो है ये आपको एज पर ये जो है वो आपको एज पर आपके कंपाउंड के क्रिटिकलिटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो एक एग्जांपल है, वो CNC का समझो एक शाफ्ट है, उसका रॉ मटेरियल 190 का हुआ, उसका स्क्रैप 16.80 रुपीज़ का हुआ, वो जो नेट नेट मटेरियल कॉस्ट हुआ वो 173.60 का। जो टर्निंग का साइकिल टाइम आया है वो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। वो AMC में अगर कोई ड्रिल वगैरह है, कोई क्यूए है, तो उसका मैंने कॉस्ट और साइकिल टाइम से यहाँ पे मेंशन किया है। उसका टूलिंग पर पीस को टूलिंग कितना लगेगा वो 18 रुपये यहाँ पे वो मैंने मेंशन किया है। उसका 15% ओवरहेड मैंने कैलकुलेट किया है। ओवरहेड के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरा डीप में रहेगा। वो ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से उसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको अलग से टाइप करूँगा। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट ऐड किया है 12%, सो आप देख सकते हैं। और उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है 339.52 आया है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो ये जो है टोटल सेलिंग प्राइस। अभी ZBC के एडवांटेज क्या है? ओके, तो ZBC के एडवांटेज मतलब उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे हो गए, कुछ ना कुछ लॉस हो गए। तो पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, और नुकसान यहाँ पे मेंशन किए नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत जो है मेरे जानकारी में मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो पहले मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मुझे जो कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है वो मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। मुझे अपने आप इंडिपेंडेंटली उसको कैलकुलेट करना है। इंडिपेंडेंटली मेरे कॉस्ट पे मुझे मतलब ठाम रहना है कि मेरी कॉस्टिंग जो की है मैंने वो बराबर है। और हाँ, मुझे कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ या कुछ मिस्टेक नहीं करना कि जिससे हमारी कॉस्टिंग कुछ अलग ही आए। मतलब कस्टमर बोल रहा है यार नहीं वो तो मुझे 20 रुपये में दे रहा है और आप तो 30-40 रुपये बोल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। आपको रीजनेबल हिसाब से करनी है और आपको इंडिपेंडेंटली करनी है, ना किसी की हेल्प लेनी है। नहीं, आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन आप कोई प्रीवियस डाटा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो है ही नहीं, क्योंकि आपका खुद का मशीन सेटअप है, खुद का ये सब है। तो फिर किसी का लेने से क्या मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आपका जो मशीन है उसका कॉस्ट अलग रहेगा, उसका रेंट है उसका कॉस्ट अलग रहेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी का अलग रहेगा, आपका जो ऑपरेटर है उसकी कॉस्ट अलग रहेगी। और आप किसी और के पास जाएंगे तो वो आपको सही से बताएगा कि मैं इतने लोगों को इतने सैलरी देता हूँ, मेरा मशीन इतने का है वो है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई आपको इतने सच्चाई बताएगा। मार्केट में हर कोई अपने हिसाब से खेलता है, हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस से अच्छा मेरा बिजनेस रन करे। तो आपको वो सब अपने इंडिपेंडेंटली बनाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आप खुद लॉस में चले ना जाओ। समझो आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप फिर भी उसमें कुछ जुगाड़ लगा के बोले कि भाई मैं इसको कम रेट में दूंगा तो मेरे को बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो आपका लॉस में चले जाएगा। इसलिए आपको पूरा कॉस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग एक मशीन लेते हैं, CNC लेते हैं, नहीं तो लेथ मशीन लेते हैं मैनुअल, और काम करते हैं। उनको काम पाने के लिए वो किसी भी कीमत में या फिर किसी भी प्राइस में उनको कोट दे देते हैं और वो काम करते हैं। और उनको साल के आखिरी में या फिर महीने के आखिरी में उनको पता चलता है अरे यार आप एडवांटेजेस ऑफ ZBC।
तो एक्चुअली में क्या होता है कि जेडबीसी का पहला जो एडवांटेज है, तो आपको किसी के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़ता। आपको इंडिविजुअली पूरे इंडिपेंडेंटली पूरा उसका कॉस्ट डिस्कवर कर सकते हैं, और जो कि आपको करना पड़ता है। तो इसमें से आपको किसी के ऊपर कोई डाटा चाहिए किसी से, या किसी से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इंडिपेंडेंटली आप सब डिस्कवर कर सकते हैं। और सेकंड जो एडवांटेजेस है, एक्सप्लोर हिडन कॉस्ट एंड इनएफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है, वो उसको आपको जो हिडन कॉस्ट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और उसमें जो इनएफिशिएंसीज है उसको आप ध्यान से क्योर करके आप अच्छे से कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। जो उसका थर्ड पार्ट है, पावरफुल टूल इन सप्लायर नेगोशिएशन, यू नो द रियल कॉस्ट। मतलब जब आप कस्टमर को कोटेशन सेंड करेंगे, उसको आप अपना ऑफर सेंड करेंगे, तो आपके पास जो डाटा है वो एकदम प्योरली कैलकुलेटेड रहेगा। उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो मेरा कॉस्ट आया है वो किसके बेसिस से आया है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मैंने प्रॉफिट क्या पकड़ा है, मैंने मशीन हाउस रेट क्या पकड़ा है, मार्केट रेट क्या चालू है, क्या नहीं है, मैंने कोई भी एडिशनल ऐसे आलतू फालतू कॉस्ट उसमें ऐड नहीं किया है। जो रीज़नेबल है वही मैंने ऐड किया है, और जो इसके हिसाब से मैंने आपको कॉस्टिंग का पूरा कोटेशन सेंड किया है वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा उसका जेडबीसी पूरा उसका कैलकुलेट किया है। ओके, हाँ। तो नेक्स्ट उसका एडवांटेज है, अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज है, मजाक है, मकीनो है, टाटा है, महिंद्रा है, अगर इनको आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको ये जीरो बेस कॉस्टिंग करना इम्पोर्टेंट है, और आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि बड़ी कंपनियां में जो है वो ऐसे ही कहीं हवा में तीर मार के आपका प्रोडक्ट नहीं ले सकते। उनको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको आपका रॉ मटेरियल का रेट, आपको इट मीन्स आप जब उनको ऑफ़र सेंड करते हैं, आपका कोटेशन सेंड करते हैं, तो वो आपको उसके साथ में अपना कॉस्ट ब्रेकअप शीट भी मांगते हैं। उस शीट में वो सब मेंशन रहता है कि आपने रॉ मटेरियल कितना लिया, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, उसका पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है, आपका स्क्रैप कितना निकला, आपका रॉ मटेरियल का वेट कितना है, आपका मशीनिंग कॉस्ट कितना है, आपने प्रोसेस कौन सा यूज़ किया, आपने रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल कहाँ से टेस्ट पीस किया है, वो सब आपको उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। हालांकि कोई भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इतने इजीली किसी को देता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको झूठ मूठ का तो भी कोई भी रियल तो सेंड करता नहीं है। झूठ मूठ का भी सेंड करने के लिए आपको प्रॉपरली जेडबीसी करना पड़ता है, और जेडबीसी के बाद ही आप अपना इतना अपने आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको पूरा कॉस्ट ब्रेकअप शीट सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये इनेबल नेक्स्ट है इनेबल एक्यूरेट मेक वर्सेस बाय डिसीजन। तो जेडबीसी से आप अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर मुझे इतने में मिला तो मैं ले लूँगा, अगर इतने में मुझे नहीं मिला तो मैं ये जो डील है वो रिफ्यूज़ कर दूंगा, मैं वो छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर उससे कम में मैंने लिया तो ये मेरा लॉस है, और लॉस में जाके काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो इसलिए आपको जितने में मिलता है आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि उसके नीचे मुझे आना है नहीं। आप उसके ऊपर कितना भी जा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जो अपना आप बेंचमार्किंग सेट करते हैं वो सेट करने के लिए एक एक आपको अमाउंट मिल जाता है। तो इससे आपका बिजनेस में ग्रोथ भी होता है, और आपका नेगोशिएशन स्किल भी बढ़ता है, और आप कहाँ पे क्या करना है ये आप जो डिसीजन ले सकते हैं। सो व्हेन टू यूज जेडबीसी, use JDBC when quoting new component with no price history, during design to cost exercises in RFQ,
responses to tier 1 customer, and whenever you need to challenge और वैलिडेट एग्जिस्टिंग सप्लायर प्राइस। जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया, वही उसी प्रकार से सब कुछ वर्क होता है। अभी जो मैंने वीडियो बनाया है ये मेरा मतलब मेरी राय थी कि मैं पूरा ZBC, टारगेट कॉस्टिंग, शोल्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये इस वीडियो की लेंथ एक्सप्लेन करते करते शायद 25-30 मिनट तक हो गई है। सो मैं जो शोल्ड कॉस्टिंग और जो बाकी के अदर कॉस्टिंग है मैं वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो एलिमेंट्स है बेसिकली मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ZBC के बारे में ही देने वाला हूँ। जो वह बाकी के मैं कॉस्टिंग एक्सप्लेन करूँगा वो सिर्फ बेसिक एक्सप्लेन करूँगा, उनके बारे में डीप में मैं नहीं बताऊँगा। डीप में मैं बताऊँगा जीरो कॉस्ट बेसिंग के बारे में। तो उसमें ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, CNC, VMC, ग्राइंडिंग, सीट मेटल, इसके आपको साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सेल सीट के थ्रू आप कैसे कॉस्टिंग एकदम इजीली कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको एकदम डीप में और अलग अलग से पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे वीडियो आने वाले। सो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसका कितना परसेंटेज ऐड करते हैं, टूलिंग में कितना कुछ लगता है, कौन से टूलिंग लगती है, मच मोर, बहुत सारा मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ आपकी अगर राय है मेरे लिए, कुछ सजेशन है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। अगर ये PPT प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाया है, अगर ये आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको चाहे मेरा नॉलेज का कुछ थोड़ा भी अगर % भी फ़ायदा हुआ 1% तो भी मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।